आपके सामने सुप्रीम कोर्ट बार के प्रधान परम आदरणीय मिस्टर ओपी शर्मा जी, जो हमारे साथ बार काउंसिल में रहे। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक्टिंग चेयरमैन रहा और ओपी शर्मा जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के एक्टिंग चेयरमैन रहे। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहा, तो ओपी शर्मा जी पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के इलेक्टेड वाइस चेयरमैन रहे। और जो खटारा साहब ने बात बोली, अभी हिंदुस्तान में सब जगह, ये आपके फरीदाबाद में नहीं, ये हमारे रोहतक में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में ब्राह्मण्स को पूजा जाता है, चाहे वो छोटा है उम्र में या बड़ा है, वो पोजीशन में छोटा है या बड़ा है, परंतु ब्राह्मण्स के आशीर्वाद के बिना ना जन्म सही होता है ना मरण सही होता है। और हरियाणा का ब्राह्मण और बनिया भी जाट और गुर्जर के बराबर हो जाता है, क्योंकि इकट्ठे भाईचारे में रहते हैं। और जो ओपी शर्मा जी हैं, इनको नाम से कोई ना ये जानता हो सबने, काम से तो सबसे ऊपर है, कभी किसी से डरे नहीं। जात हमारे बनिए भी कमजोर कहलाते हैं और ब्राह्मण भी, परंतु मेरे बारे में, मैं वेस्ट कॉलेज रोहतक में स्टूडेंट करके इस पोजीशन में नहीं, पोजीशन में नहीं जिसमें आप थे। वो आपको मैं बता नहीं सकता। ये जो ये कैमरे के ऊपर तीन ट्रेन के डिब्बों में हमने आग लगाई। आज मेरे ऊपर केस नहीं चल सकता। जब मैंने आग लगाई थी, जब हरियाणा पंजाब का मामला था, 3 ट्रेन के डिब्बे में रोहतक में, जब हम हाफ पैंट में थे, तो मुझे बहुत खुशी है कि फरीदाबाद बार ने मुझे आपके बीच आने का मौका दिया। और मिस्टर विकास वर्मा जी मेरे साथ बहुत पुराने, वर्मा जी ने सौंपा था, आपकी वर्मा जी ने। और ये खरा जैसे बजा के देखो ना, जब ये मटका बजा के पहचान लेते हैं कि इसमें कोई छेद या वो पानी तो लीक नहीं होगा, ये बजा बजा के देखा हुआ है। जिसके साथ है, सिंसियरिटी के साथ है, अपना टाइम और पैसा लगाता है और दोस्ती को निभाता है। हिंदुस्तान मैंने कहीं नहीं देखा, सब जगह इसकी ड्यूटी हमने लंदन में लगाई। जब हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उस टाइम भी जो काम किया, इलेक्शंस में जो बात किया, सत्येंद्र जी ने, पटाना साहब ने बोला कि वहाँ पर जो हमारा ये टावर है, सुप्रीम टावर, उसके अंदर मीटिंग करी। वो तो इस बार जो इलेक्शन हुआ, वो किसी ने मेरे को वोट नहीं दी, ये जादू से वोट आई। और वो जादू है कुलदेवी। ये इलेक्शन में हमारे को 2700, या मुझे ये भी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि कितनी वोट ईमानदारी से बताता, मैं 600 वोटर से बात नहीं कर पाया हूं, 600 वोटर से। परंतु नवंबर, हमारे इलेक्शन फरवरी में हो जाने चाहिए, फरवरी की जगह अप्रैल और अब मई में होंगे। नवंबर से हर हफ्ते मैं अपनी कुलदेवी जो बेरी में है, मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर है, हर हफ्ते गया हूँ। और मेरी पुरानी कार जो अभी 1 महीने में वो मैं चला नहीं सकता, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ी।
उसका शीशा उतरता नहीं है। वो मैं खोलना चाहूँ, बंद करना चाहूँ तो वो नहीं कर सकता आगे का। बस 2 साल से वो सिचुएशन, यानी कि पैसे नहीं थे पर टाइम नहीं था। खुद गाड़ी चला के सुबह 4 बजे निकल के 3 बजे उठकर 1 घंटा नहाना धोना कपड़े वो करने, 4 बजे घर से निकलकर 6 बजे वहां पहुंचकर 20 मिनट पूजा में जो फूल लेने, प्रसाद लेना, घर से भी लेकर जाना, हर हफ्ते गया हूँ। और उस टाइम गया हूँ जब 10 गज के 5 गज की भी आगे ट्रक की लाइट नहीं दिखती, जो उस टाइम में मैं गया हूँ हर हफ्ते। और 8 बजे अपने घर आ गया। ये जो कुल देवी है ये मुझे नहीं पता था। इलेक्शन हम पहले भी लड़े, एक बार 2 वोट से हारा। बड़ाडा साहब ने पारिक साहब की सपोर्ट करी उस टाइम। इन्होंने 2 वोट से मुझे हराया। और ठीक हो जाएगा, आगे चिंता मत करो। नहीं चिंता नहीं, मैं ये बता रहा हूँ टाइम और शक्ति, कुल देवी की शक्ति कि पारिक साहब ने मेरे को सपोर्ट किया। जिनका मेरा इलेक्शन दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं थी। जब पारिक साहब, मैं और मिस्टर जेठमलानी इलेक्शन लड़ रहे थे तो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास ये इलाकों में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे पार्टी ना चल रही हो, और कोई आदमी पार्टी रखना चाहता तो उसको जगह नहीं मिल रही। आदिश अग्रवाल की पार्टी, पारिक साहब की पार्टी और ये हमारे राम जेठमलानी की पार्टी चल रही थी। और राम जेठमलानी मेरे से 23 वोट पीछे रह गए और 2 वोट से हम पारिक साहब से हार गए। और इलेक्शन हुआ, 21 वोट से हम हार गए, 41 से अगली बार हार गए, 61 से हार गए। परंतु ये जो कुल देवी, किसी ने बताया कि कोई अगर कुल देवी की सेवा करे, उसको इज्जत दे, तो कोई जायज चीज रुक नहीं सकती। ये मैं इसलिए हर इस इलेक्शन के बाद मेरा हिंदुस्तान भर में डिफरेंट हाई कोर्ट्स में फेलिसिटेशन हुआ है, डिफरेंट बार काउंसिल्स में हुआ है, डिफरेंट हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, मैं हर जगह सबसे पहले ये चीज बताता हूँ। ये इलेक्शन में माला पहन लेना, एक दूसरे की बड़ाई कर देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि जिसके घर में काम रुके हुए हैं, बच्चा है, बहुत पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, अच्छी नौकरी, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, इतना पावरफुल आदमी है परंतु उसके काम कुछ नहीं हो रहे, पैसे भी खर्च करना चाहता है। जज के यहाँ जो बात अभी गर्ग साहब ने बोली है, करप्शन के कारण से, करप्शन पैसे देने को भी तैयार है परंतु उसका जब भी पैसे को लेने को तैयार नहीं। वो है कुल देवी की अगर सेवा कर लोगे तो सारे दरवाजे से, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अभी मैं यहीं से वृंदावन से आ रहा हूँ, वहाँ ऑल इंडिया टैक्स प्रैक्टिशनर्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ मैं प्रिजाइड ओवर किया। तो मेरा हर जगह मैं ये बोलता हूँ, कोई काम रुक रहा है तो ये करके देख लेना, वहां पे जाइए, अपनी कुल देवी पता नहीं है बहुतों को, तो वैष्णो देवी चले जाएंगे और माता के अपने के नहीं, अपने के जाना है, जहाँ आपकी ड्यूटी है, जो पूजने की आपका धर्म है वो जाना है। दूसरा पितृ जो हमारे, ये भी ये जो मरे हुए हमारे बुजुर्ग होते हैं वो तंग भी बहुत कर सकते हैं अगर वो हमसे राजी नहीं है, और राजी हैं तो जब जिंदे थे, जब कुछ नहीं कर पाए, वहां ऊपर बैठे हुए बहुत आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि सारी चीजें काम हो जाते हैं। बहुत से श्राद्ध करते हैं परंतु कुछ कमी छोड़ देते हैं। कुछ कमी क्या है? फादर की डेथ हो गई या नहीं, ताऊ फादर की डेथ हो गई, उनके भाई थे, बड़े थे, छोटे थे, उनकी डेथ हो गई पर वो कुंवारे थे,
या शादी हुई बच्चे नहीं हुए, उनको भी ख्याल रखना आपकी ड्यूटी है। आप अपने फादर का कर रहे हो श्राद्ध, परंतु बे औलाद जब शादी न हो या बच्चे नहीं हुए तो उनका भी श्राद्ध करना, उनको भी अमावस के दिन याद करना वो जरूरी है। ऐसे बाबा के भाई वगैरह कोई ऐसे ही रह गया, उसका भी ध्यान करना है। पर बाबा उनके भी सब लेडीज कह के हम तो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, हर अमावस पे कर रहे हैं, परंतु अब ये दर्द साहब कहे आदिश अग्रवाल है, ये पंडित है। तो ये मैं उदाहरण आपको, जो आदमी 4 बार हारा हो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, परंतु कभी तीसरा नंबर नहीं हुआ, और वाइस प्रेसिडेंट में सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट को कुछ 600 वोट से मैंने हराया। तो कहने का मतलब, अगर घर में सुखी बच्चों का और भाइयों में प्यार प्रेम रहे तो ये 2 चीज का ध्यान करना। और आप मुझे याद करोगे कि आदिश अग्रवाल ने कोई चीज, ये आदिश अग्रवाल, मैं आपको माला पहनाऊं, आप मुझे पहनाओ, मैं आपकी बड़ाई करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा वो है जो काम आए, और ऐसी चीज काम आए जिसका और कोई इलाज नहीं था। तो 2 चीज का करके आपने पितरों का रेगुलरली अमावस के दिन भूले बिसरे तो क्या पर पता नहीं होता, नाम ध्यान नहीं है, परंतु ये पता करके पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे घर हो गए, पुराने भाईचारा रहा नहीं, भाइयों में मुकदमेबाजी हो गई है, तो पूछते भी कि ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर लोगे तो समाज का सबकी भलाई है। जब तक प्रोस्पेरिटी रहती है कोई किसी को नुकसान नहीं देता। जब घर में सुख शांति नहीं होती, गरीबी होती है, तब पड़ोसी के हम बर्तन भी चुरा लेते हैं। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी में हमेशा प्रेयर करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स, जो मेरे खिलाफ है उसको भी भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि सद्बुद्धि देगा भगवान तो प्यार से सारी चीज निपट जाएगी। इसलिए क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस लोग प्रेयर में हर चीज को कि भाई उनकी सुख शांति रहे, उनको सही प्रोस्पेरिटी रहे और उनका दिमाग ठीक रहे, इसलिए करा जाता है। बार एसोसिएशन अपने राजेश बैचला जी, आपने ये प्रोग्राम रखने की इजाजत दी, कटाना साहब को और विकास जी को मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। छुट्टी इतना उस वक्त आपने यहाँ ये प्रोग्राम रखा, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इस एहसान को भूलता नहीं हूँ। मैं कर्जे को उतार पाऊँ या नहीं, पर तो याद जरूर रखता हूँ, और मौका मिलता है मरने से पहले मैं हर एक का कर्जा उतारता हूँ। मैं रोहतक में, हमने एक सिटीजन्स क्लब बना रखी, तो हमने वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम एक ये कराया था, ड्रामा, ये जो मंडी हाउस पे जो होते हैं, हलवा सूजीदा चस्का दूजी का, तो उसकी टिकट हमने बेची, परंतु फ्री में दिखाया एक्साइज वालों को। तो एक्साइज और हमने टिकट भी उनको फ्री में नहीं दी, क्योंकि रोहतक जैसी जगह ये ऐसे प्रोग्राम हो तो दुनिया, बच्चे, उनके फैमिली वाले ऑफिसर, और उनको फ्री में ना मिले, उन्होंने छापा मार दिया कि भाई ये तो हमारा एसएसपी को भी आना था, डीजे को भी आना था। डीजे तो आया, एसएसपी, क्योंकि एसएसपी के पास वो चले गए कि हमको फोर्स दो, कि हमने ये रोकना। कल्याण रुद्रा वाज वीएन नेगी वाज दी एसएसपी। तो वो गए, तो मैंने उनको फोन किया कि सर आ जाइए, नुगले आदेश में आ नहीं सकता क्योंकि आपके खिलाफ ये एक्साइज वाले आए थे, तो मेरा आना ठीक नहीं है। वो पुलिस फोर्स मांग रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि पुलिस फोर्स दे रहा हूँ, और पुलिस फोर्स आपको प्रोग्राम रोकने के लिए नहीं,
और पुलिस वालों को भी मैंने बोल दिया है, तुम तो वहाँ लैंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर ये ऑफिसर्स कोई गड़बड़ करे तो इन्हीं को मारना। तो उसको हमने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मैंने नेशनल सिटीजन्स अवार्ड दिलवाया। जो थोड़ा सा भी किसी ने हेल्प करी और क्रूशियल टाइम पे, अगर वो बंद भी करा सकते थे, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाती, जिनसे हमने 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 3-4 हजार आदमी से वो तो कपड़े फाड़ देते हमारे, और उस टाइम पैसे भी वापसी देने लायक नहीं थे हमको। तो अभी बात आई कि जब मैं किसी पोजीशन पर आता हूं, मैं उसका रंग जरूर छोड़ के जाता हूं, ये मैं आपको बता दूं। मैं हरियाणा का सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बना। मैंने हुड्डा साहब से 10% फ्लैट में प्लॉट में हुड्डा के और 15% फ्लैट ये प्लॉट में हमने प्लॉट में 10% और 15% फ्लैट में मैंने वकीलों के लिए रिजर्वेशन कराया। उत्तर प्रदेश का मैं मुलायम सिंह सरकार का मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। मुलायम सिंह से मैंने मार्गदर्शन की छुट्टी डिक्लेयर कराई। हरियाणा में भी बनिए रहे। मेरे मामा लगते हैं यूपी के बनारसी दास, वो भी चीफ मिनिस्टर है जनता रिजिम में। किसी ने बनिए ने मार्जगर सेन की छुट्टी नहीं करी। मुलायम सिंह से मैंने छुट्टी डिक्लेयर कराई। पंजाब सरकार का मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। हम पाकिस्तान में 110 या 104 वकीलों का डेलीगेशन लेके गए थे। इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी हमारे जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो उन्होंने हमारा सुप्रीम कोर्ट में फेलिसिटेशन रखा था। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है, ब्रिटेन की भी ले रखी है और पाकिस्तान की भी ले रखी है। उस बात पर एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी के पास पेंडिंग थी। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में आया, मैंने उनको कान में बोला लंच में कि ये डिक्लेयर करा दो तो मेरी भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। मैं पंजाब का एडिशनल एडवोकेट जनरल हूँ। तो उन्होंने मेरे फोन से जो वो चौधरी जो इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं, उनको फोन करा कि आदिश अग्रवाल को कितनी देर में भेजूँ आपके ऊपर, जो वो कहते हैं देख लेना। तो मैं वहाँ का पाकिस्तान बार काउंसिल का मोहम्मद आरिफ खान को लेकर गया और वो वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुक्म करो, क्या चाहते हो। मैंने कहा पंजा साहब को डिक्लेयर करना है होली सिटी। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लाए हो। मैंने कहा चिट्ठी तो नहीं, तो दिमाग में अभी आई है। तो उन्हीं के ऑफिस में खुद मैंने टाइप करा उनके कंप्यूटर से, जब ही लेटर दिया। दूसरा लेटर उन्होंने उसी वक्त प्रकाश सिंह बादल जी के नाम एक चिट्ठी बना के कि ये जो पाकिस्तान सरकार ने डिसाइड किया है कि पंजा साहब को होली सिटी डिक्लेयर कर देते हैं और उसकी एक सेरेमनी रखनी है, आप बताइएगा किस तारीख को रखा जाए। तो मैं जहाँ भी हूँ रंग तो मैं छोड़ के जाता हूँ। अब दिक्कत यही मैं बता रहा हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत छोटी चीज है जो मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया मैंने जो जजेस के रिलेशन का इशू शर्मा जी को पता है 2002 में मैंने उठाया कि जो हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उन्हीं कोर्ट में हाई कोर्ट में उनके रिलेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने 450 जजेस उस टाइम काम कर रहे थे, उसमें से 150 वकील जजों के रिलेटिव उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। मैंने रजिस्ट्रार जनरल से, बार काउंसिल, स्टेट की बार काउंसिल से, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से बड़ी मुश्किल से
जो है इंफॉर्मेशन गैदर करी और एक लिस्ट जारी करी कि भाई, और चीफ जस्टिस खरे साहब थे, उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि ये 150 जजेस 450 जजों में से उसी कोर्ट में उनके रिलेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इन जजों को ट्रांसफर कर दीजिएगा, अदरवाइज वी विल बी कंपेल्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द अर्निंग लॉयर्स बिकॉज दे आर वायलेटिंग द रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया where 14 relations are forbidden to practice before their relative judges. कई जजेज ने हमारा लेटर और बारो टेलीविजन में आया, चंडीगढ़ से मेरे पास फोन आए, बॉम्बे से आए कि आदिश अग्रवाल तुमने गलत किया है कि जो लिस्ट आउट कर दी। मैंने कहा आप जजों के रिलेटिव हो? बोले नहीं, जो गर्ग साहब कह रहे थे वे आदमी थे कि उनके पास पहले काम कराने के लिए क्लाइंट अप्रोच करते थे कि फलाने जज साहब का काम है तो वो काम करा दो, तो वो बोले कि आपने ये लिस्ट बता दी, फलाने जज का फलाना रिश्तेदार टेलीविजन में अखबार में दे दी, अब तो वे जो आदमी काम कराने वाले थे अब हमारे पास नहीं आएंगे, अब तो ये सीधे चले जाएंगे उन रिलेटिव के पास। तो जो काम कम हो रहा है आम वकील का, इस कारण से भी हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे वकीलों के पास वकील साहब भी जब देखता है कि इस केस में होने वाला काम है तो वकील साहब भी कहते थे हाँ मैं पक्का करा दूंगा। जज साहब बिक गए, असल में जज साहब के पास कुछ नहीं गया, वकील साहब ने बेच दिया। जज कोर्ट में होना क्या है, दो में से एक चीज होगी कि या तो वो हारेगा या जीतेगा, जमानत देगा या नहीं देगा। उसमें ये कई नहीं होते, जो नाली का जो बारिश होती है, जो हमारे शर्त लगाते हैं कि भाई नाली में कितना पानी चलेगा, वो वाला काम नहीं है। उसमें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने रुपए का ऑर्डर करेगा जमानत को, उस चीज पे कुछ वो नहीं होती बात। जमानत मिलने चाहे 50,000 की जमानत पर छोड़े, 2 जमानती मांगे या 1 मांगे या 10,000 की, वही मटेरियल है। तो करप्शन है, परंतु जुडिशरी एक्शन लेने को तैयार नहीं। हमारे बरूचा साहब थे चीफ जस्टिस, मैं वाइस चेयरमैन था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी केरल में, उसके अंदर उन्होंने खुद बयान दिया कि हिंदुस्तान की 20% जुडिशरी करप्ट है। Chief Justice of India is making a statement with giving a specific percentage. Then press people asked me. I told this is very wrong on the part of the Chief Justice of India. If he has any information, he should take action. And if he is unable to take any action, then he should provide that list to us. We will take up this issue and टेक इट अप टू लॉजिकल एंड। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं कर सकता, आप वो इंफॉर्मेशन हमारे को दो, हम लिखेंगे, हम गवर्नमेंट को लिखेंगे, गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी जिसमें जज भी होंगे और पब्लिक का भी हमारा वकील होगा, जूरिस्ट होगा, और वाइस प्रेसिडेंट विल कॉन्स्टिट्यूट दैट कमेटी, और फिर जो वो फैक्ट फाइंडिंग करके और पार्लियामेंट में उसके इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चालू करें। परंतु कोई नहीं थी, रिटायर हो गए। कहने का मतलब या तो हम बोले नहीं, खासकर जुडिशरी को, मैं कोई चीज बोलूं तो वो बोलूं जो कर सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसा बोले स्पेसिफिक अमाउंट। हमारी जब हम प्रेप में थे रोहतक में, तो बच्चे शैतान होते हैं स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट टीचर के पास चला गया, तो टीचर को जाके बोला कि जी आज क्लास मत लेना, 76% बच्चे क्लास में नहीं है, 76। वो आया तो उसमें 10-5 बच्चे जैसे नहीं होते, तुमने वो खड़ा हो जा, तो बोला कि क्यों? बोले कि तुमने तो ऐसे गिन के बताए थे, वैसे परसेंटेज हिसाब निकाल के कि 76% बच्चे नहीं है, तो ऐसे 20% आपने बताए, आपने कैजुअली नहीं बताया। कि कैजुअली जनरल हम कह देते हैं कि देयर इज करप्शन इन जुडिशरी, but we are not specifying a specific percentage.
तो इस तरीके का जजेज को ऐसा गलत स्टेटमेंट देना, खुद जिसके आप हेड हो और फिर एक्शन ना लेना, उससे जुडिशरी की रेपुटेशन खराब होती है। और अगर जुडिशरी की डिग्निटी और रेपुटेशन खराब होगी तो सबसे नुकसान हमारा है, क्योंकि वकील क्लाइंट हमारे जुडिशरी में विश्वास रखते हैं तब कचहरी आते हैं। जिस दिन ये विश्वास उठ गया तो हमारी रोटी पैसा तो जजों पे नहीं, जजों को तो पेंशन भी मिलती है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड कर दिया, पर्च को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 1 महीने की जगह 4 महीने तक वो अपना बंगलो रख सकते हैं। परमानेंट जो जजेस को भी, रिटायर्ड जजेस को भी परमानेंट स्टाफ दे दिया, परंतु वकीलों के कोई प्रोटेक्शन नहीं। अभी हापुड़ में इंसिडेंट हुआ, गाजियाबाद का तो कोई इंसिडेंट नहीं है। मेरे को हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर कहने लगे, सर रेजोल्यूशन ये गाजियाबाद के बारे में भी करो। और तो असलियत में, क्योंकि मैंने तो MMH कॉलेज गाजियाबाद से किया लॉ, वहां पता चला जीजा साले का दोनों वकील हैं, उनका झगड़ा जमीन प्रॉपर्टी पे, और उसमें जाके मार दिया। उसमें कहो कि जी वकीलों को प्रोटेक्शन दो। अब कोई सोच ले, आतिश अग्रवाल को मारना है यहाँ, अब ये विकास जी सोच ले, कौन सोचे, इनकी तलाशी कौन देगा? तो ये तो हमको एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना बहुत जरूरी है। और आपको मैं तो सकूं करता, मेरे हटने से पहले या मेरे मरने से, अगर उसमें पहले या तो मर जाएंगे हम, परंतु एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आके रहेगा आदि अग्रवाल को। इसके कंटेंट पे डिस्प्यूट हो सकता है, आप कुछ कहें, सरकार कुछ लाए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं कि सारी चीज कि हर आदमी पे एक पुलिस वाला साथ में होगा, गनमैन होगा, ऐसे नहीं होगा। वो मारने वाले तो मारेंगे, एक्ट जरूर होगा, ये मैं गारंटी से आपको एश्योरेंस दे सकता हूं, क्योंकि ये आदिश अग्रवाल है जो मोदी से कुछ नहीं लिया है। और जिस दिन मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया, I am the president of not only of the Supreme Court Bar Association, I am the chairman of All India Bar Association, I am the president of International Council of Jurists. When I speak, it is a news value, not only, and if I am on fast till death, it will be a news throughout the world. And Modi is a person who is ready to do if he has come to know problem. And there are two people in politics. One is Mulayam Singh, other is Modi. I have been the additional advocate general of Mulayam Singh. I used to distribute 350 crore annually to different bar associations of the government of UP. जिसने कोर्ट्स के को देखा है, कोर्ट के वकीलों की सिचुएशन देखी है, वो आदमी वकीलों के लिए हमेशा तैयार है। मुलायम सिंह has undergone so many persecution and prosecutions. उसे पता था कि वकील बस्ते पे बैठा है, ये अब तो चैम्बर हो गई सब जगह। हमने यूपी में 15 एकड़ जमीन हर कोर्ट को बनाने के लिए दी है। ये जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले, हाई कोर्ट जजेस, अगर हम कम देते थे तो वो लेने को तैयार नहीं होते थे। हम कहते थे कि अभी हम और एक्वायर करके जो 10 एकड़ जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए और 5 एकड़ जजों के घरों के लिए, तो हम कई बार कहते थे कि अभी 10 एकड़ हम दे देते, 5 एकड़ बाद में दे देंगे, अभी टाइम लग रहा है। तो कहते थे नहीं 15 एकड़ पूरी दो, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाते थे हाई कोर्ट जो है। तो इस तरीके से ये मोदी जी भी, अगर उनको सही प्रॉब्लम पता चल जाए, मोदी जी को भी पता है वकीलों की ताकत है। जब ये 2014 का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने ये राम जेठमलानी जी की ड्यूटी लगाई थी, और एक ये वकील है जो माहौल को
बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। इलेक्शन का टाइम मेरी मेघवाल साहब जब मैं प्रेसिडेंट बना तो एक फेलिसिटेशन हुआ मेरा, उसमें मेघवाल साहब ये पहली बार है कि एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो किसी का फेलिसिटेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि वे ऐसे वकील जीतते हैं उन पे एक, ये तो पारिक साहब तो थे पब्लिक के आदमी, परंतु उनका भी कहीं फेलिसिटेशन नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले पार्टी सारे जगह हुई, परंतु फेलिसिटेशन केवल आदिश अग्रवाल का हुआ और सारी जगह हुआ हिंदुस्तान। कम्युनिस्टों की जगह हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अपनी जगह तो अलग है। तो ये जो मेघवाल साहब मेरे फेलिसिटेशन में आए, ये वाज द चीफ गेस्ट, अटॉर्नी जनरल के, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, दैट इज द ओनली आदिश अग्रवाल ऑन whose felicitation these ministers and AG they participated. That is the first time. Why? Because I am a man of action. I am non-political. I have never been a member of any political party, although I have been very, very close to all prime ministers. At one point of time, I was senior additional advocate general of Bhupender Singh Hooda of Congress. Same time, additional advocate general of Punjab of Badal government, Akali and BJP. Same time, additional advocate general for Tamil Nadu, Karunanidhi government, beside the special counsel for government of India. तो उन्हें पता है आदिश अग्रवाल को जो जायज बात हो आदिश अग्रवाल की, वो बात माननी है, क्योंकि मैं वकालत बड़े आदमियों पे नहीं करता, जितने भी पहले जीते हैं वो तो कोई 1 लाख लेता तो 11 लाख रुपए फीस कर देता है। आदिश अग्रवाल की वही फीस है। आदिश अग्रवाल गरीब आदमियों का वकील है जिनका कोई नहीं है, जैसे कि हमारा वो ये है वहाँ पे हारे का सहारा, आदिश अग्रवाल वो है, पहले खुद हारा था, अब हारों का सहारा है। हाँ, खाटू श्याम, मैं वहां भी गया। मैं सारे जो आपके मैं रुड़की भी गया हूँ आपके। हाँ, मैं पानीपत ये हमारे ये दीपक कंसल जी के साथ गया हूँ पानीपत में। बॉम्बे में जो मेन ये वो तो दुनिया जाती है भैया कि वहाँ पर जहाँ ये फिल्म एक्टर रहते हैं, ये वहाँ भी मैं उसमें गया हूँ। अजमेर शरीफ ये तो नॉर्मल है। हाँ, तो क्या है, ये जो शक्ति मिलती है, वो जो ताकतें, जब मरी हुई ताकतें, ये जिंदी कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मरा हुए जो इनके हुए हैं उनमें जो ताकत है, वो वाली ताकत से मैं जीता हूँ। और किनको हराया? दुष्यंत दवे, 3 बार प्रेसिडेंट, जो मोदी को गाली देता रहा, जजों को गाली देता रहा। मैंने हराया रंजीत कुमार को, जो मोदी जी का सॉलिसिटर जनरल रहा 5 साल से ज्यादा टाइम। फिर मैंने हराया मिस्टर राकेश खन्ना को, जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और 1 बार प्रेसिडेंट रहा। 191 वोट से हराए, ये ऊपर वाले की करामात है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल शुरू में, और उसको एक्ट वो आदिश अग्रवाल हर हालत में कराएगा, चाहे कुछ भी पापड़ बेलने पड़े। आदिश अग्रवाल डरता नहीं, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट पुलिस तंग कर रही है, ऑफिसर्स तंग कर रहे हैं, वकील अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। और एक वकालत का एक ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें अगर वकीलों ने ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो रेस्ट एश्योर्ड, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार की तरफ से आएगा, क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट क्या दिक्कत है कि हमारे जो आईपीसी हैं
विच सेंट्रल एक्ट है, सीआरपीसी सेंट्रल एक्ट है। तो उसके अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल बनाया, बिल को पास करा असेंबली के अंदर, गवर्नर के पास एसेंट करने के लिए गया, वहां के चेयरमैन का मेरे पास फोन आया, आदिश जी ये हमारा बिल अभी तक एसेंट नहीं मिली। मैंने कहा क्यों नहीं मिली, ये तो पास हो गया। बोले कि गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। मैंने कहा वो क्यों भेजे, ये तो स्टेट, ये तो एक्ट असेंबली ने किया, राष्ट्रपति का तो एक्सेंट नहीं देना है। राष्ट्रपति को तो सेंट्रल बिल जो पास होता है उसको एसेंट देना। बोले कि उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो आईपीसी और सीआरपीसी के खिलाफ हैं, और वो क्योंकि सेंट्रल एक्ट के खिलाफ नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति के परमिशन के लिए भेजा है। इसी तरीके से जो अपना कर्नाटका गवर्नमेंट में पिछली जो सरकार